हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ युवराज मेहता। आप देख रहे हैं एजुकेशन एरा यूट्यूब चैनल। तो इससे पिछली दो वीडियोस में हम ऑलरेडी जो है 65 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लास्ट 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस के जितने भी क्वेश्चन पेपर 2018 से 2024 तक कंडक्ट कराए गए हैं, यदि आप इनकी आंसर की और नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर टैप करके आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसके सामाजिक आर्थिक प्रावधान ने संविधान सभा के भाग 4 राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को तैयार करने में भारतीय संविधान को प्रभावित किया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कराची प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 67, किसने कहा कि जाति एक अस्वीकृत वर्ग है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राम मनोहर लोहिया जो है जाति को एक अस्वीकृत वर्ग के रूप में परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के संविधान के किस संशोधन ने अपने नागरिकों की मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 में जो भारतीय नागरिकों की मतदान आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त जो आपका 91 संवैधानिक संशोधन है उसके तहत जो है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 61वां संवैधानिक संशोधन 1988। क्वेश्चन नंबर 69, भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहले अनुसूचित जाति को वर्गीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1935 से पहले अनुसूचित जाति को दलित वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने कहा कि जब कोई वर्ग कुछ हद तक वंशानुगत होता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि C.H. कुली ने इस तरह की बात की थी कि जब कोई वर्ग कुछ हद तक वंशानुगत हो जाता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, C.H. कुली। क्वेश्चन नंबर 71, 2011 में हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में कौन सा राजनीतिक दल उभरा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी, इसका नेतृत्व जो है केजरीवाल द्वारा किया गया था और 2011 में जो है यह पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में उभरी थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आम आदमी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 72, पुराने सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो पहला और दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है, बाकी तीसरा और चौथा कथन वो आपके पास गलत दिया गया है, जिसमें कि पुराने सामाजिक आंदोलन समाज में सत्ता के वितरण को बदलने के बारे में नहीं था। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो आपके तीसरा और चौथा कथन है ये आपका गलत है और पहले दूसरे कथन आपके दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73, अरस्तु के अनुसार राजनीतिक संघर्ष और इस कारण से क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, असमानता। असमानता को अरस्तु क्रांति का मुख्य कारण मानते थे और उन्होंने अपनी पुस्तक राजनीति में भी लिखा है कि असमानता के कारण ही समाज में क्रांति उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, असमानता। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा मॉर्गेंथ्यू द्वारा दिए गए राजनीति यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों में से एक है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यथार्थवाद सत्ता के संदर्भ में परिभाषित हितों की अवधारणा के माध्यम से दुनिया को मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके पास जितने भी बी, सी और डी कथन दिए गए ये तीनों कथन या सिद्धांत जो है गलत है और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल में आप मॉर्गेंथ्यू द्वारा 6 यथार्थवादी सिद्धांत यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिसमें पहला जो है राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ें मानव प्रकृति में होती है। राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है और राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानना और राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्ता, ये जो है 6 सिद्धांत मॉर्गेंथ्यू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिपादित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी लेखकों और उनसे संबंधित ग्रंथों की जोड़ी गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास
वो गलत है, क्योंकि जॉन रॉल्स जो है आइडिया ऑफ जस्टिस नहीं लिखते हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस जो बुक है वो अमात्य सेन की बुक है, और थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो जॉन रॉल्स की बुक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है जॉन रॉल्स आइडिया ऑफ जस्टिस, ये आपकी गलत है। बाकी अमात्य सेन डेवलपमेंट एज फ्रीडम लिखते हैं, माइकल वॉल्जर है स्पीयर ऑफ जस्टिस लिखते हैं, और रोनाल्ड डॉर्किन जो है टेकिंग राइट सीरियसली लिखते हैं। ये तीनों बी, सी और डी आपके पास राइट आंसर है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जॉन रॉल्स आइडिया ऑफ जस्टिस नहीं लिखते हैं, बल्कि वो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखते हैं 1971 में। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संघीय प्रारूप है? इसमें जो है आपके पास चारों देशों में जो है संघीय प्रारूप है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ये आपके चारों जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें एक साइड आपके नेता दिए गए हैं और दूसरे आपके पास देश दिए गए हैं, और ये जो नेता है ये आपके नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से संबंधित है, और इसमें जो जवाहरलाल नेहरू है वो भारत से संबंधित है, और टीटो जो है वो यूगोस्लाविया से संबंधित है, और जो अब्दुल नासिर जो है ये मिस्र से संबंधित है, और सुकर्णो जो है वो इंडोनेशिया से संबंधित है। तो इस तरह से जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें टीटो जो है आपके यूगोस्लाविया से संबंधित है, और अब्दुल नासिर जो है आपके वो मिस्र से संबंधित है, और जवाहरलाल नेहरू भारत से संबंधित है, तथा सुकर्णो इंडोनेशिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्यकारिणी अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। तो इसीलिए यह जो है यह राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि कार्यकारिणी, जिसमें कि आपके पास मंत्रिपरिषद या सरकार होती है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और इसी को हम संसदीय प्रणाली के रूप में जानते हैं, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, मार्शल योजना यूएस सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य डैश डैश को यूएस के अधीन लाना था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी यूरोप को जो है मार्शल प्लान के तहत यूएसए के अधीन लाना था, और 1948 में जो है मार्शल योजना शुरू की गई थी, और इस उस टाइम जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल थे, और उनके द्वारा ही मार्शल प्लान 1948 में जो है स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार की संसदीय प्रणाली नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्राज़ील में जो है संसदीय प्रणाली नहीं है। बाकी ब्रिटेन, जापान तथा कनाडा में जो है सरकार की संसदीय प्रणाली मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्राज़ील में संसदीय प्रणाली मौजूद नहीं है। ब्राज़ील में राष्ट्रपति प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 81, हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4। कथन 1, कथन 2 और कथन 4 जो है वो आपके राइट कथन है, और 1975 में हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना, ये आपका बिल्कुल ही गलत कथन है, क्योंकि 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था भारत का। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व बहुदलीय व्यवस्था के विकास का पक्ष लेता है, क्योंकि यह एक विधायिका में छोटे दलों के लिए भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। कथन 2 आपके पास है, बहुमत एकल मतपत्र प्रणाली दो दलीय प्रणाली का निर्माण करती है, क्योंकि यह उन दलों को बाहर करती है जो पर्याप्त संख्या में वोट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक निर्वाचित क्षेत्र के अंदर एक प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं है। तो आपके पास दोनों कथन सही है, और ये असर्शन और रीजन से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दोनों कथन सही है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्यूबा मिसाइल संकट के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में यह जो है साइन की गई थी, क्योंकि 1962 में जो है क्यूबा संकट हुआ था, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जिसे जाना जाता है। तो इसके बाद जो है 1963 में जो है न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि।
क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय विदेश नीति के निम्नलिखित मील के पत्थरों को कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करें। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपके पास पंचशील जो कि 1954 में साइन किया गया था इंडिया और चाइना के बीच, और इसके बाद आपके पास भारतीय सोवियत मैत्री जो 1971 में सोवियत संघ के बीच और भारत के बीच जो है मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसके बाद आपके पास गुजराल डॉक्ट्राइन जो 1996 में आई के गुजराल द्वारा पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधार के संदर्भ में जो है साइन किया गया था। और अधिनियम पूर्व नीति 2014 में जो है वो लुकिस्ट के विस्तार के लिए प्रयोग में लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें पंचशील, उसके बाद भारतीय सोवियत मैत्री, और उसके बाद गुजराल सिद्धांत, और उसके बाद अधिनियम पूर्व नीति। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन हिमाचल प्रदेश में हुए और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है पझौता अशांति, यह जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार के रूप में पझौता अशांति के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, पझौता अशांति या पझौता आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस घाटी को देवताओं की घाटी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल्लू घाटी को जो है देवताओं की घाटी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 30 आर्टिकल है, और यह जो है 10 दिसंबर 1948 को जो है यह लागू किया गया था, और 10 दिसंबर को ही आपका मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन से दिन को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 अप्रैल को जो है हिमाचल डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसे UNDHR के रूप में वाक्यांश सभी पुरुष स्वतंत्र और समान जन्म लेते हैं को सभी मानव स्वतंत्र और समान जन्म लेते हैं में बदलने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हंसा मेहता द्वारा जो है इस तरह के वाक्यांश को जो है UNDHR में ट्रांसफ़र किया गया था। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो है पुरुष की जगह जो है मानव शब्द का प्रयोग इन्होंने प्रयोग में लाया था, और यह इनकी ही देन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हंसा मेहता। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसने अविकसितता का विकास की अवधारणा प्रस्तावित की? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि A.G. फ्रैंक द्वारा द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट की बात की गई थी, और अविकसितता के विकास की बात जो है A.G. फ्रैंक ने की थी, और 1960 के दशक में यह अवधारणा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, A.G. फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 91, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन में राष्ट्रों को निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन की कम करने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि CO2 और मीथेन जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत जो है इन दो गैसों को कम करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने में तथा वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेंगे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, और आर्टिकल 48A में इस तरह की बात की गई है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने में तथा वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 48A। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य नियंत्रण का अति अधिक प्रारूप पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिकारी राज्यों में जो है राज्य नियंत्रण का अति अधिक प्रारूप पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, नीति आयोग की संरचना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपके पास कथन 1, 2 और 3 सत्य है। कथन 4 जो है यह योजना आयोग के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है, यह आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि योजना आयोग का नाम ही 1 जनवरी को परिवर्तित करके जो है नीति आयोग कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को।
तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो बिल्कुल गलत है, इसलिए आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 95, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके अनुसार होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के मामले में राज्य का कानून प्रबल होता है, संघीय कानून प्रबल होता है, दोनों प्रबल हो सकते हैं, राष्ट्रपति तय करता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संघीय कानून ही प्रबल होता है और राज्य का जो कानून है वो इतना प्रबल नहीं होता है। आर्टिकल 254(2) के अनुसार यदि राज्य और केंद्र के कानूनों में कोई टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही प्राथमिकता प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, संघीय कानून प्रबल होता है। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक आयोग है। यह कथन जो है आपका ये सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक, और यह मानवाधिकारों की रक्षा संरक्षण के लिए बनाया गया है तथा इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 98, समूह विभेदित अधिकारों की संप्रत्य किसने दी है? तो विल किमलिका ने जो है समूह विभेदित अधिकारों की बात की है, क्योंकि किमलिका जो है वो बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित है और ये ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, बहुशासन की अवधारणा किस विद्वान ने दी है? तो पुलार्की जो है वो रॉबर्ट डाहल द्वारा जो है प्रस्तुत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट डाहल। क्वेश्चन नंबर 100, किसने सामाजिक आंदोलनों को गैर दलीय राजनीतिक संरचनाओं के रूप में परिभाषित किया? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रजनी कोठारी ने जो है गैर दलीय राजनीतिक संरचनाओं के रूप में जो है सामाजिक आंदोलनों को परिभाषित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप ये नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।